द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। वाहिद अली जी की ये पंक्तियां हमें प्रेरित करती हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ? राजस्थान की काउंसलिंग में क्या गड़बड़ी हुई है, एक दो नहीं कई सारे पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। कई सारी अपडेट्स भी हैं, इनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और कहीं न कहीं संदेह होगा कि कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ राजस्थान की नीट यूजी काउंसलिंग में देखने को मिली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दैनिक भास्कर में छपी एक खबर से। क्या है खबर, आपको दिखा देता हूं। जयपुर में यह खबर छपी है, इसमें यह लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि स्टे वैकेंसी में जो अलॉटमेंट आई थी इसको रिवाइज किया जाए और मेरिट के बेसिस पर सीट्स अलॉट की जाए। क्या है पूरा मैटर, मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टे राउंड की जो राजस्थान की काउंसलिंग हो रही थी, इसमें कैंडिडेट से उनके डॉक्यूमेंट 28 अक्टूबर को ओरिजिनल जमा कर लिए गए थे। अब इस बात को लेके कई तरीके की दिक्कतें कैंडिडेट्स को झेलनी पड़ी। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको इस बात का पता ही नहीं चला कि उन्हें डॉक्यूमेंट जाके ओरिजिनल सबमिट करने हैं 28 अक्टूबर को, और वो अपने आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। नतीजा हमें ये देखने को मिला कि ऐतिहासिक कट ऑफ गवर्नमेंट और पेड सीट के लिए हमें राजस्थान में देखने को मिली। आमतौर पर ऑल इंडिया कोटे से राजस्थान की स्टेट कोटे की जो कट ऑफ होती है काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, लेकिन अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ से काफ़ी नीचे कट ऑफ हमें राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की दिखाई दी। यहाँ तक कि जो पेड सीट्स हैं इन पे जो कट ऑफ है वो सीधे सीधे 40-50 नंबर नीचे चली गई। इन सब समस्याओं के साथ कई सारे छात्र हमसे भी मिले और हमारे जयपुर से कुछ प्रतिनिधि राजस्थान काउंसलिंग बोर्ड में लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे। वहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ भी हमने तमाम माध्यम से अपनी शिकायतें भेजी, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि एक सीनियर ऑफिसर जो कि काउंसलिंग बोर्ड में एक उच्च पद पर हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया और हमारी बात को सुनने से मना भी कर दिया। बाद में यही बच्चे हाई कोर्ट में चले गए और अब हाई कोर्ट ने उनकी मांग को सही माना है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टे राउंड में जो नियम आए थे उनसे ही रिलेटेड हैं। क्या प्रॉब्लम हुई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई डॉक्यूमेंट सबमिशन की। जी हाँ, क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको स्टे काउंसलिंग का शेड्यूल दिखा देता हूं राजस्थान का। देखिए, ये राजस्थान स्टे की वो नोटिफिकेशन है जो 23 अक्टूबर को आई थी। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा इसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है इसको भी इन्होंने अच्छे से हाईलाइट किया है। इसके बाद चॉइस फिलिंग आप देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है। फिर यहाँ पे डिफेंस कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हाईलाइटेड है। अब एक नया बदलाव हुआ था स्टे में कि डॉक्यूमेंट आपको एडवांस में जाके वहाँ पे सबमिट करना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि पहले के 3 राउंड में ये प्रक्रिया नहीं कराई गई थी। ऐसे में यहाँ पे इन्होंने जो नोटिफिकेशन दी है आप यहाँ देख सकते हैं, वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन। यहाँ पे ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन ना तो यहाँ पे हेडिंग है, नहीं इसे हाईलाइट किया गया है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन को देखने के बावजूद नहीं समझ पाए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एनआरआई और स्पेशल कैटेगरी के लिए है या फिर सभी कैटेगरी के लिए है। नतीजा ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट सबमिशन में जा ही नहीं पाए और अच्छी मेरिट होते हुए भी वो काउंसलिंग से सीधे बाहर हो गए। तो ये एक बड़ी गलती यहाँ के नोटिफिकेशन में थी। और एक पॉइंट यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये बोल्ड लेटर में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड विल बी केप्ट बाय द काउंसलिंग बोर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक बात इन्होंने बहुत अच्छे से बताई है कि आप डॉक्यूमेंट लेके ऑफलाइन जाइएगा, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट अगर सही होंगे तो उन्हें जमा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कई सारे कैंडिडेट्स जिनके पास 11th की मार्कशीट नहीं थी, उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। यहाँ पे छोटी छोटी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। एमसीसी का जो ब्रोशर है उसमें यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि जब एमसीसी के स्टे राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो जो भी अलॉटेड कैंडिडेट्स होंगे उनको स्टेट काउंसलिंग के स्टे राउंड से बाहर किया जाना जरूरी है। हुआ भी ऐसा, लेकिन एमसीसी का रिजल्ट आया 29 को और यहाँ पे 28 को ही राजस्थान सरकार ने डॉक्यूमेंट्स बच्चों के ले लिए, उनसे बॉन्ड तक भरवा लिए। बॉन्ड कितना था वो भी देख लीजिए। मिनिमम 10 लाख रुपए का बॉन्ड था, यानी कि आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है वो भी है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए और इसके बाद भी अगर अलॉटमेंट के बाद आप सीट नहीं लेते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे मिनिमम। सरकारी सीट्स के लिए बता रहा हूं। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें और किसी को मैनेजमेंट की सीट मिलती है तब यह रकम बढ़ के उनके कंप्लीट फीस के बराबर हो जाएगी, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ की श्योरिटी थी और यहाँ पे 500 रुपए की स्टाम्प पेपर पे आपको ये बॉन्ड देना था। 1000 रुपए में सरकारी प्रीमिसेस में ये स्टाम्प पेपर ब्लैक में बिक रहा था। बाद में क्या हुआ, इनका इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो 990 कैंडिडेट पहुंचे थे डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए और अगर उन्होंने 1000 रुपए खर्च किए तो 10 लाख रुपए यहाँ भी इनके बर्बाद हुए। खैर ये दूसरी बात है। मैं आता हूं मुद्दे पर। एमसीसी के अलॉटमेंट से पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए और बाद में एमसीसी ने जब नोटिस दिया कि आपको उन कैंडिडेट्स को बाहर करना है तो उन कैंडिडेट्स को बाहर भी कर दिया गया। कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट वहां जमा हैं और उनको एमसीसी में सीट मिल गई तो उनको वापस एक बार अपने डॉक्यूमेंट को लेने के लिए जाना पड़ा वहां पे। तो बेहतर ये होता कि एमसीसी के रिजल्ट के बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे थे तो ऐसे सभी लोग जिनके पास 11th की मार्कशीट नहीं थी उसी समय उनको सूचित कर देना था कि आप एलिजिबल नहीं हैं, उनके डॉक्यूमेंट नहीं लेने चाहिए थे। ये कैंडिडेट इंतजार करते रह गए, चूंकि यहाँ पे भारी भरकम बॉन्ड भरा हुआ था इन्होंने, तो ये दूसरी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और बात सिर्फ 11th मार्कशीट की नहीं है, कई सारे दूसरे कैंडिडेट्स भी ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद रिजेक्ट कर दिए गए। आमतौर पे जब दूसरे स्टेट में इस तरीके से ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन के समय ही कैंडिडेट को बता दिया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है और उनका नाम आगे मेरिट लिस्ट में शामिल ही नहीं किया जाता। लेकिन राजस्थान में ये देखने को नहीं मिला। इवन हमारे कैंडिडेट जिनके एनआरआई में मार्क्स बहुत अच्छे थे उनको जनरल कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। हमने बहुत बार क्वेरी करनी चाहिए कि आखिर उनका डॉक्यूमेंट क्यों रिजेक्ट हुआ है, लेकिन कोई भी जवाब काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं मिला है। सही मायने में क्या तरीका होना चाहिए था? ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं तो इसके लिए क्लियर नोटिफिकेशन देनी चाहिए थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पहले एमसीसी के अलॉटमेंट का वेट करना चाहिए था, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन कराना था। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करने थे वो वेरिफिकेशन के दिन ही आपको रिजेक्ट कर देने थे। कुछ भी हो, नुकसान इसमें कैंडिडेट्स का ही होता है। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको मेरिट होते हुए भी सीट यहाँ पे नहीं मिली है और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एडमिशन लेने के बाद भी संशय में हैं। आप अगली खबर देख सकते हैं, पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जहां पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद 150 सीटों के इंटेक को बढ़ा के 250 कर दिया गया था। अब एक बार फिर से हाईकोर्ट की अगली बेंच ने उन एडमिशंस को रद्द कर दिया है। जी हां, कैंडिडेट्स को कहा गया है कि वो अपनी फीस वापस ले सकते हैं और चाहे तो आगे की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां भी उठता है कि उन 100 कैंडिडेट्स की गलती कहां है? राजस्थान काउंसलिंग बोर्ड ने अपना पक्ष शुरू से ही स्पष्ट कर रखा था कि ये जो कोर्ट ऑर्डर वाली सीट्स हैं इनका जो फाइनल आउटकम है वो हाई कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि आखिर इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी? हाई कोर्ट ने ही परमिशन दे दी 100 सीट्स की, वो सीटें काउंसलिंग में शामिल हो गई राउंड 3 में, इन पे अलॉटमेंट भी हो गए और एक बार फिर से अब हाई कोर्ट का निर्देश ये आया है कि इन सीटों को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि एनएमसी ने कोर्ट में यह बयान दिया है कि जो कॉलेज का इंफ्रा है वो 150 कैंडिडेट्स के लिए भी कम है और हमने इस इनटेक को कम करने की अनुशंसा की थी। ऐसे में 100 सीट्स बढ़ा देना गलत है। तो ये जो इतनी सारी बातें होती हैं इन सबको जांच परख कर ही अगर निर्णय दिया जाता तो कम से कम वो 100 कैंडिडेट्स आज परेशानी में नहीं होते जो इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके थे कि उनको सीट
मिल चुकी है। जो लोग भी राजस्थान की प्राइवेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जानकारी रखते हैं, आप सबको पता है कि राजस्थान में भी बैंक गारंटी के नाम पे कई सारे कॉलेजेस 2-2 साल की फीस एक साथ लेते हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स जिनके इतने सारे पैसे वहां जमा है और उनका एडमिशन कैंसिल हो जाए तो उन पे क्या बीतेगा। सिर्फ जोधपुर ही नहीं, एक और कॉलेज है जिसको 50 सीट की इंक्रीमेंट बाद में मिली थी, JIET मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे भी NMC ने इन 50 सीट्स की इंक्रीमेंट को चैलेंज कर दिया है और राजस्थान नीट काउंसलिंग बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे ये नोटिस दे दी है कि जो फाइनल आउटकम होगा वो कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये 50 कोर्ट ऑर्डर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इन पे भी इस बात की आशंका है कि इनको भी आगे निराशा देखने को मिल सकती है। चलिए अब एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे एक कैंडिडेट हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने राजस्थान में राउंड 3 में अप्लाई किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाहरी कैंडिडेट्स को राउंड 3 से ही कंसीडर किया जाता है अलॉटमेंट के लिए। हालांकि अप्लाई वो राउंड 1, 2 या फिर 3 कभी भी कर सकते हैं। कैंडिडेट की मेरिट आईडी है RM16207, ऑल इंडिया रैंक है 9,12,513, डोमिसाइल दिल्ली यानी कि आउटसाइड राजस्थान। जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जनरल सीट हमने चॉइस फिलिंग में भरी थी, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। इसके बावजूद इनको राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। लेकिन राउंड 3 की अलॉटमेंट में जब आप व्यास मेडिकल कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट देखेंगे और अगर उसको आप बारीकी से चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आईडी मिलेगी RM15781। इस कैंडिडेट का भी जो डोमिसाइल है वो आउटसाइड राजस्थान है, लेकिन इनको सीट मिल गई जबकि इनका जो रैंक है वो 9,83,000 है। ऐसे में 9,12,000 वाले कैंडिडेट को सीट क्यों नहीं मिली, यह जानने के लिए भी हमने काउंसलिंग बोर्ड को संपर्क किया। तो वहां से यह बताया गया कि ये एज पर रूल ही हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस आ सकते हैं। जब हमारे प्रतिनिधि ऑफिस पहुंचे तो वहां पे हमें बताया गया कि ये कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का जरूर है, लेकिन जो अलग अलग डोमिसाइल का क्राइटेरिया है राजस्थान में 1 से लेके 10 तक, ये उसमें आता है, तो इनको प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल वहां पे हमसे मिस हो गया कि अगर उनका डोमिसाइल राजस्थान कंसीडर किया गया है तो मेरिट लिस्ट में उनके डोमिसाइल के सामने उत्तर प्रदेश नहीं राजस्थान लिखा होना चाहिए। अब ये किस तरीके से हुआ, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 की मेरिट लिस्ट को एक साथ मर्ज करके जब बहुत गहराई से हमने अध्ययन किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। केस 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RM आईडी है वो यहाँ पे चारों में सेम है, यानी कि एक ही कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है। अलग अलग जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें इसका सीरियल नंबर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो चीज़ आपको आश्चर्यचकित करेगी वो ये है कि राउंड 1 में इस कैंडिडेट की डोमिसाइल पंजाब थी, राउंड 2 में भी पंजाब थी, राउंड 3 में भी पंजाब थी, लेकिन स्टे राउंड में इनकी डोमिसाइल चेंज होके राजस्थान हो जाती है और इसके बाद इन्हें सीट भी अलॉट हो जाती है। ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे मेंशन्ड है। आप देख सकते हैं, चूंकि राजस्थान के कैंडिडेट को पहली प्रायोरिटी मिलती है राजस्थान में राउंड 3 में या फिर स्टे राउंड में भी, तो ऐसे में राउंड 3 तक इनके रैंक पे इनको कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन स्टे राउंड में चूंकि डोमिसाइल राजस्थान हो गई तो एक अच्छा कॉलेज इनको अलॉट हो गया। हो सकता है कि कैटेगरी 1 से 10 में ये भी फॉल करते हों, बाद में पता चला होगा कि अरे मैं तो राजस्थान का डोमिसाइल का बेनिफिट ले सकता हूं। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होते। राजस्थान का जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, पार्ट 1 भरते हैं, फिर पार्ट 2 भरते हैं और जब लास्ट डेट सबमिशन की खत्म हो जाती है तो उसके बाद उस फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने राउंड 1 में फॉर्म भर लिया है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड है, तब जाके ही आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। तो ऐसे में आप दोबारा जब फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं तो जो ये मेरिट लिस्ट में आपका डोमिसाइल स्टेटस है ये चेंज कैसे हुआ, मैं जो भी बता रहा हूँ मेरिट लिस्ट राज नीट यूजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप मेरी बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं और अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हो रही है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। केस 2 देख लीजिए, राउंड 3 में यह रजिस्ट्रेशन होता है, ये RM आईडी है, NCT ऑफ दिल्ली इनका डोमिसाइल स्टेटस है, लेकिन स्टे राउंड में ये राजस्थान चेंज हो जाता है। केस 3 देख लीजिए,
राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन होता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इनका डोमिसाइल स्टेट है जो कि स्टे में चेंज होके राजस्थान हो जाता है। केस 4 देख लीजिए, राउंड 1 में एनसीटी ऑफ दिल्ली है, लेकिन राउंड 2 में ही ये राजस्थान हो जाता है, और राउंड 3 और स्टे में भी जो डोमिसाइल है वो राजस्थान का है। तो जो डोमिसाइल चेंज हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमने काउंसलिंग बोर्ड से भी बात करनी चाहिए, ईमेल्स किए, लेकिन कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इन सारी बातों से एक बड़ा संदेह पैदा होता है कि जब कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है तो ये डोमिसाइल कैसे चेंज हो रहा है। जब सही फॉर्म हम भरते हैं तभी नाम मेरिट लिस्ट में आता है। एक बार जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपका डोमिसाइल स्टेटस आ गया, फिर आप फॉर्म एडिट कर ही नहीं सकते। फिर डोमिसाइल कैसे चेंज हो जाता है? तो ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है कि क्या डोमिसाइल बदल के कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर इस तरीके से डोमिसाइल चेंज होके काउंसलिंग में कोई पार्टिसिपेट कर सकता है तो उन कैंडिडेट्स का क्या जो रहने वाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उन्होंने गलत डोमिसाइल बना के शुरुआत से ही खुद को राजस्थान डोमिसाइल बना के रजिस्टर कर दिया, क्योंकि मेरिट लिस्ट से ऐसे लोगों को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरा ये अनुमान है कि आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी रैंक से ज़्यादा रैंक पे, यानी कि खराब रैंक पे, मुझे लगता है कि आउटसाइडर्स को राजस्थान में एडमिशन मिले हैं, लेकिन आप कैंडिडेट्स को नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं या तो इनके अलॉटमेंट के प्रोसेस में समस्या है या फिर कुछ और समस्या है। आपको क्या लगता है? अपने विचार इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रही बात कि आगे क्या होगा, तो ये जो मैटर है ये कोर्ट में है। कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही आगे की जो चीज़ें हैं वो निर्धारित होंगी। आप सब जानते हैं कि एमसीसी पे नोटिस आई और अब जो काउंसलिंग की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। स्टेट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है 5 दिसंबर कर दी गई है। तो ऐसे में क्या स्टेट काउंसलिंग रद्द होगी, फिर से अलॉटमेंट होगी, ये जो भी फाइनल डिसीजन है कोर्ट के आदेश अनुसार राजस्थान की काउंसलिंग बोर्ड को ये तय करना है। जो भी सूचना होगी आपसे शेयर करता रहूँगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।